हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 के साइंस में इसमें आपको पढ़ना है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। स्टूडेंट्स, द हीटिंग ऑफ कोल इन absence ऑफ एयर इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। मतलब कोयले को एयर की अनुपस्थिति में हीट करना डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल कहलाता है। जब व्हेन कोल इज डिकम्पोज्ड बाय हीटिंग इन द absence ऑफ एयर टू प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट्स, कोल से यूजफुल प्रोडक्ट्स को प्राप्त करने के लिए कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया जाता है। जब कोयले को हवा की अनुपस्थिति में, एयर की अनुपस्थिति में जब उसे हीट किया जाता है तो इसे तो हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं। और जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है तो उस केस में बड़े ही लाभदायक सब्सटेंस हमें प्राप्त होते हैं। जब कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है तो कुछ प्रोडक्ट्स हमें प्राप्त होते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है कोक। फर्स्ट जो है कोक आता है। ये देखो यहां क्या किया जाता है कि यहां किसी बर्तन में कोल को रख करके, ये मान लो एक कोल है, कोयला है, कोयला को रख करके और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जो है किया जाता है। एयर टाइट होता है इसमें इसको गर्म करते हैं। इसको जो है गर्म किया जाता है, हवा की अनुपस्थिति में इसे गर्म करते हैं यहाँ कोयले को रख करके, और इसमें जहाँ हवा न जाए। इस कोयले को जब गर्म करते हैं तो इसमें से, चूंकि हवा जब इसे नहीं मिलेगा तो ये कोयला जो होता है वो जलता नहीं है। इसमें से जो भी वोलाटाइल मटेरियल्स होते हैं वो भाप बन करके जो है बाहर निकल जाता है। तो इससे हमें, जब हम इसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो इस केस में हमें कुछ पदार्थ जो है मिलते हैं, जिसमें होता है कोक। ये देखो, ये कोक जब इसको गर्म करेंगे, जब हवा नहीं मिलेगा तो जलने के बाद से हमें इसको जब बाहर निकालते हैं तो इसी को हम कोक कहते हैं। जो भी इसमें से मॉइस्चर होता है वो बाहर निकल जाता है। तो फर्स्ट जो होता है वो कोक होता है। ये जो कोक होता है वह ग्रेइश ब्लैक कलर का सॉलिड होता है, लेकिन ये कोयले के जैसा उतना शाइनी इसमें ये नहीं होता है। ये इसका जो टेक्सचर जो होता है वो रफ होता है। और जब इसको व्हेन कोल इज हीटेड इन द absence ऑफ एयर, द वोलेटाइल इम्प्योरिटीज जो है वो अलग हो जाता है, और पीछे जो होता है वह कोक जो है बच जाता है। ये देखो, जो ये कोक होता है, इसमें कोक में जो है 98% कार्बन होता है। और हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जिस फ्यूल में कार्बन की मात्रा जितना ही ज़्यादा होता है, वह फ्यूल, वह जो पदार्थ होता है, वह ईंधन जो होता है, फ्यूल होता है, जो कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है, वह उतना ही बेटर क्वालिटी का माना जाता है। तो जब हम इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद जो ये हमें कोक प्राप्त होता है, इस कोक में कार्बन की जो मात्रा होती है वो 98% जो है कार्बन इसमें मौजूद होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो कोक होता है वो बड़े ही बेटर क्वालिटी का फ्यूल हमें प्राप्त होता है। और ये जो कोक है, देखियो कोक का यूज कहाँ होता है। कोक इज इंपॉर्टेंट स्मोकलेस फ्यूल। कोक बहुत ही महत्वपूर्ण और स्मोकलेस फ्यूल होता है, जिसका आयरन मेटल को एक्सेप्ट करने में इसका यूज किया जाता है। और इसके अतिरिक्त प्रोड्यूसर गैस एंड प्रिपरेशन ऑफ फ्यूल गैसेस लाइक प्रोड्यूसर गैस एंड वाटर गैस को बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये जो कोक होता है वह बेटर होता है कोल से, क्योंकि इसमें यह स्मोकलेस फ्यूल है, इसमें से स्मोक नहीं निकलता, इसलिए कोल से बेटर होता है। कोल गैस का यूज जो होता है वह फ्यूल के रूप में होता है। लॉट ऑफ हीट एंड बर्निंग, क्योंकि जलने के बाद ये बहुत ज़्यादा इससे हीट एनर्जी प्राप्त होती है
और ओल्डन टाइम में कोल गैस का प्रयोग इसका दूसरा जो होता है दूसरा जो हमें प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है कोल गैस। कोल गैस जब इसको हम हीट करते हैं तो इसमें से जो गैस निकलता है वह कोल गैस हमें प्राप्त होता है। ये जो कोल गैस होता है, कोल गैस इज ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और अन्य कई जो है गैसेस इसमें मौजूद होती हैं। इसका प्रयोग जो होता है इंडस्ट्रीज फ्यूल के रूप में यूज होता है और ओल्डन टाइम में स्ट्रीट लाइट को जलाने के लिए इस कोल गैस का प्रयोग किया जाता था। और तीसरा जो पदार्थ प्राप्त होता है वह प्राप्त होता है कोल तार। कोल तार जो है तीसरा जो है पदार्थ हमें प्राप्त होता है कोल तार। ये जो कोल तार होता है ये डार्क ब्लैक एंड ऑयली लिक्विड विथ ए वेरी अनप्लीजेंट स्मेल। आपने देखा होगा रोड बनाने के काम में जिसको आप लोग तार कोल कहते हैं, कोल तार नाम है लेकिन अलकतरा के नाम से भी जानते होंगे। आपने देखा होगा कि रोड बनाने में जो यूज होता है, आजकल तो उसका जगह बिटुमेन ले चुका है, लेकिन पहले आज से 10-20 साल पहले जो रोड बनाने का जो काम होता था वह इसी कोल तार से प्रयोग होता था। इसी कोल तार का प्रयोग किया जाता था और रोड को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता था। लेकिन इसका जो स्मेल होता है वो बड़ी ही अनप्लीजेंट होता है, जो अच्छा नहीं लगता है। इसके अतिरिक्त इसका प्रयोग इंक बनाने में, डाई बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, इंसेक्टिसाइड्स बनाने में और आर्टिफिशियल फाइबर को बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन अब तो रही बात कि ये कोल तार, कोल गैस ये हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण हैं, लेकिन साथ में इस कोयले का दुष्प्रभाव भी है। कोयले के जलने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। कोयले के जलने की वजह से ग्रीन हाउस गैस निकलती है जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बड़े ही खतरा है। आप ग्लोबल वार्मिंग पढ़े होंगे, जब पूरे विश्व का टेम्परेचर जब बढ़ता है तो उसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ये ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण है कोल। तो इसके फायदे हैं और ये जो है नुकसान है। तो ये दूसरी चीज, डिजीजेज ड्यू टू कोल माइनिंग। कोल माइनिंग में जो लोग काम करते हैं ये बड़ा ही डेंजरस होता है। कोयले की खदानों में काम करने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर बड़ा ही बुरा असर पड़ता है। इसमें जो लोग काम करते हैं इनको अक्सर जो है न्यूमोकोनियोसिस, जिसे ब्लैक लंग डिजीज के भी नाम से जाना जाता है, जो एक क्रोनिक डिजीज होता है जो कोल माइनर्स में अक्सर पाए जाते हैं। मतलब वहाँ काम करने वाले लोगों में पाया जाता है। और कभी कभी इस माइनिंग में काम करने वाले लोग हादसे के शिकार बन जाते हैं। अचानक कभी कभी जो कोल माइनिंग जो होती है, कोल माइनिंग, उसमें आग लग जाना, अचानक उसमें पानी निकल आना, ये जो है कोल माइनर्स को बड़े ही नुकसान पहुंचाता है। तो इस तरह से ये कुछ फायदे तो कुछ नुकसान जो है इसके रहे। इसके अतिरिक्त जहाँ ये कोयले की खदान, जहाँ कोल माइनिंग जहाँ होती है, वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ होती है बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है। जहाँ पे कोयला निकलता है वहाँ के सबसे पहले वहाँ की जो पेड़ होते हैं, जंगल होते हैं, उसको कटाई कर दिया जाता है, ऊपर से काट दिया जाता है, जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए एक बहुत बुरा प्रभाव होता है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जो पेट्रोलियम वर्ड है, पेट्रोलियम दो लैटिन वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड पेट्रा और ओलियम। ये दो वर्ड से मिला है, दो लैटिन वर्ड, पेट्रा जिसका मतलब होता है रॉक और ओलियम का मतलब होता है आयल। आप देखो नाम से समझ गए, पेट्रा प्लस ओलियम मतलब रॉक आयल। ऐसा आयल जो रॉक से प्राप्त होता है उसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। तो पेट्रोलियम comes from the two Latin words petra, which means rocks, and oleum, which means oil. It means rock oil. ये पेट्रोलियम इज ए
naturally occurring liquid. It is a mixture of various liquid hydrocarbons. Petroleum is a mixture of various liquid hydrocarbons. इसके अतिरिक्त पेट्रोलियम में बहुत सारे इम्प्यूरिटीज भी इसमें होती हैं, जैसे सल्फर, जो फॉसिल फ्यूल्स में जो है जो पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, पेट्रोलियम दो लैटिन वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, पेट्रा और ओलियम। पेट्रा का मतलब रॉक और ओलियम का मतलब आयल, मतलब रॉक आयल। आइए हम जानते हैं कि हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड। ये पेट्रोलियम कैसे बनता है। स्टूडेंट्स, आपको बताएं कि लगभग मिलियंस ईयर्स एगो, एक तो 100,000 नहीं, लाखों वर्षों पहले, आप जानते हैं देयर आर 10 लाख इन 1 मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो कई मिलियन ईयर्स एगो ये पेट्रोलियम का फॉर्मेशन हुआ। मिलियन ईयर्स एगो हमारी जो पृथ्वी थी, विशाल समुद्र जो इस पर मौजूद है, इसमें बड़े ही विशाल विशाल जीव जंतु से यह हमारी पृथ्वी जो है ढकी हुई थी। इस समुद्र में बड़े बड़े जीव, बहुत जीव यहां विद्यमान थे, मौजूद थे, लेकिन किसी कारण बस ये जो जीव थे वो मारे गए, डेड हो गए। डेड होने के बाद इनका जो शरीर है, इनके ऊपर सैंड, पीबल्स, रेत, कंकड़, मिट्टी, इनके ऊपर इसके ऊपर स्टोर होने लगा, ये उसके नीचे दबने लगे। दबने के बाद से लाखों वर्षों के बाद, इन द ऑब्सेंस ऑफ एयर, इन्हें हवा नहीं मिला और टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से, तो ये बड़े बड़े जीव थे और छोटे छोटे जो पौधे थे, स्मॉल प्लांट्स, इनका जो शरीर, बॉडी था, डेड ऑर्गन्स थे, ये धीरे धीरे पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए। और इस प्रोसेस को भी हम कहते हैं कार्बोनाइजेशन। कोयला भी बनता है उस प्रोसेस, वो भी कार्बोनाइजेशन के प्रोसेस के द्वारा, और पेट्रोलियम ही बनता है, इस प्रोसेस को हम कार्बोनाइजेशन ही कहते हैं। तो इस तरह से मिलियंस ईयर्स में ये पेट्रोलियम का जो है फॉर्मेशन हुआ। आप बहुत सारे लोग इसमें नॉन वेज वाले भी हैं। आपके घरों में अक्सर जब आता है तो आप जब मांस को जब आप टोस्ट करते हैं, पकाते हो, देखना जब उसको भूनते हो, जब ऐसे करके उसको आग के ऊपर रखते हो, तो आप देखना इसमें से लिक्विड टपकता है, जैसे लगता है कि पानी टपक रहा है। तो गर्म होने के बाद से उनके शरीर से जो लिक्विड टपकता है, उसी तरह से जब ये हजारों वर्षों तक दबे रहे, इन्हें हवा जब नहीं मिला, तो टेम्परेचर और प्रेशर के बढ़ने की वजह से बैक्टीरियल एक्शन के द्वारा, बाय द प्रोसेस ऑफ कार्बोनाइजेशन, ये जो बड़ी विशाल जो जीव थे वह और छोटे छोटे पौधों के अंश से ये पेट्रोलियम बना, जिसे हम फॉसिल फ्यूल्स के नाम से जानते हैं। तो कोल और पेट्रोलियम दोनों को फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। ये देखो, फॉसिल के फ्यूल के नाम से हम जानते हैं। फॉसिल का मतलब होता है, इसको हम हिंदी में कहते हैं जीवाश्म। जीवाश्म जिसे कहते हैं, जीवों का अंश। इस तरह से कार्बोनाइजेशन के प्रोसेस के द्वारा मिलियन ईयर्स में ये पेट्रोलियम का फॉर्मेशन होता है। आपको बताएं कि जो पेट्रोलियम है, जो हम अपने घरों में यूज करते हैं, हम अपने गाड़ियों में, वाहनों में, अपने घरों में एलपीजी के रूप में जो हम यूज करते हैं, देखने में तो बड़ा ही आसान लगता है, हम उसका यूज करते हैं। लेकिन आपको बताएं कि ये पेट्रोलियम को मिट्टी के अंदर से, जमीन के अंदर से निकालना इतना आसान नहीं है। बहुत सारी कंपनियां इसमें काम करती हैं और ये जो टीम होती है इंजीनियर्स की, वो जो है जगह जगह जाकर के सर्वे करते हैं, क्योंकि ये जो पेट्रोलियम, ये जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, वो एक खास प्रकार के रॉकों के बीच में पाए जाते हैं। उस खास प्रकार के रॉक्स में ही पाए जाते हैं, सभी रॉक में नहीं पाए जाते।
वो जो टीम होती है वो जाकर के जगह जगह पे सर्च करती है, सर्वे करती है, और तब वहाँ पे जब इनको पता लगता है कि हाँ हो सकता है, वहाँ पे जो है ड्रिलिंग की जाती है। वहाँ ड्रिलिंग की जाती है। यहाँ जैसे मान लो कि यहाँ पता चला कि यहाँ फॉसिल फ्यूल है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, ड्रिल किया जाता है, होल बनाया जाता है। कभी कभी तो गवर्नमेंट के हजारों करोड़ों नहीं अरबों रुपए बर्बाद हो जाता है। क्योंकि आप सोचो कि आपके घर में, आपने देखा होगा, एक हैंडपंप अगर लगाना है आपके घर में, तो कम से कम 4-5 मिस्त्री लेबर आते हैं और 2-3 दिन तक मेहनत करते हैं, तो जो है जाकर के 100 फीट 100 फीट के आसपास हैंडपंप जो है आपके अंदर मिट्टी के अंदर वो धंसा पाते हैं। आप समझो कि जहां ये चट्टानों को तोड़ करके और वहां बोर करना है, कितना मुश्किल भरा काम है। तो क्योंकि ये चट्टानों का तेल है, चट्टानों के अंदर से आता है, वहां पे जाकर के इंजीनियर्स, उनकी टीम जो है डील करता है, लेकिन फिर भी वहां पता चलता है कि हाँ तो पेट्रोलियम है ही नहीं है। तो इस तरह से बोर करके तब वहां से पेट्रोलियम आपको प्राप्त होता है। ऐसे जो पेट्रोलियम मिट्टी के अंदर से जो ऐसे निकलता है उसे हम क्रूड ऑयल कहते हैं। जो प्राप्त होता है उसे हम क्रूड ऑयल अथवा क्रूड ऑयल कहते हैं। ऐसे हमारे ये मटमैला विस्कस किसी कलर का नहीं होता, नहीं ये हमारे किसी काम का है। ऐसे जिस तरह से वैसे मिट्टी के अंदर से जो निकलता है ये पेट्रोलियम, वो हमारे किसी काम का नहीं होता। इसके लिए इसको क्या किया जाता है कि रिफाइनरीज में भेजा जाता है। जैसे अपने यहाँ मथुरा है, रिफाइनरीज, वहां से कच्चा तेल जिसे क्रूड ऑयल कहते हैं, एक कच्चे तेल जो है रिफाइनरीज में भेजे जाते हैं, और उस रिफाइनरीज में यहाँ बड़े बड़े बहुत बड़ा बड़ा जो है रिफाइनरी होती है। और यहाँ पे ये देखो, यहाँ से क्रूड ऑयल, इधर से कच्चा तेल क्रूड ऑयल यहाँ से टैप लगा हुआ होता है, यहाँ से क्रूड ऑयल जो है इधर जाता है, ये क्रूड ऑयल, और इसमें रिफाइनरी में जो है ये इसमें हीटर लगा हुआ होता है, अलग अलग टेम्परेचर यहाँ मेंटेन होता है। ऐसे अलग अलग टेम्परेचर मेंटेन होता है। यहाँ पे आपको बताएं, यहाँ पे अलग अलग टेम्परेचर मेंटेन होता है। और यहाँ से जब क्रूड ऑयल है, जैसे मान लो कि यहाँ पे जो है 50 डिग्री है, यहाँ 100 डिग्री है, यहाँ 200 है, यहाँ 350 है, यहाँ 400 है, और यहाँ 450, मान लो ऐसे टेम्परेचर जो है इस तरह से डिफरेंस टेम्परेचर होता है। इस केस में यहाँ जब डिफरेंट टेम्परेचर में, यहाँ से जब क्रूड ऑयल जो है, यहाँ से जब क्रूड ऑयल डाला जाता है, तो क्रूड ऑयल जो है यहाँ से कहीं पे डीजल निकलता है, कहीं पेट्रोल प्राप्त होती है इसी में से, किसी टेम्परेचर पर किरोसिन ऑयल प्राप्त होता है, कहीं पे जो है गैसोलीन मतलब एलपीजी जो आपको प्राप्त होता है, कहीं कहीं पे मोबिल ऑयल आपको प्राप्त होता है। इस तरह से आप सोचिए, एक पेट्रोलियम, एक क्रूड ऑयल से, उसी क्रूड ऑयल से आपको डीजल प्राप्त होता है, उसी से पेट्रोल प्राप्त होता है, उसी से किरोसिन ऑयल प्राप्त होता है, उसी से एलपीजी जो आपके घरों में जो खाना बनता है उसी क्रूड ऑयल से प्राप्त होता है। तो ये पेट्रोलियम से कितने ज्यादा प्रोडक्ट हमें प्राप्त होते हैं। और जो कचरा बचता है, जो कचरा बच जाता है, वेस्ट जो बचता है, उससे हमें अनेकों प्रकार के जरूरत की चीजें, जैसे जो प्लास्टिक हम यूज करते हैं उस कचरे से, जो वैक्स उस कचरे से, पेंट, पॉलिश, वार्निश, बहुत यूजफुल प्रोडक्ट्स, इंक, इस जो कचरा जो बचता है पेट्रोलियम के, उससे हमें प्राप्त होता है। तो इस तरह से देखने में पेट्रोलियम तो ऐसा लगता है, लेकिन ये बहुत सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद तब जो हमारे काम के योग्य जो है वह हो पाता है। तो इस तरह से इसको हम कहते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। इसके तो थोड़ा सा और है, नेचुरल गैस। आपको बताएं कि ये जो नेचुरल गैस है, ये देखो, ये जो नेचुरल गैस है, जिसे प्राकृतिक गैस के नाम से हम जानते हैं, मान लो कि यहां पे जो है बोर हो रहा है, जो टीम है इंजीनियर्स की, वहां पता उसको चला है कि यहां पे जो है पेट्रोलियम है। वो क्या करता है कि यहां वो ड्रिल करते हैं। अगर यहां पेट्रोलियम है तो सबसे ऊपर
जो गैस होता है वह विद्यमान होता है नीचे, और यहाँ जो होता है पेट्रोलियम होता है। ये जो होता है यहाँ पेट्रोलियम होता है, और नीचे जो होता है वो पानी होता है और वाटर होता है। सबसे ऊपर ये गैस के रूप में जो गैस से प्राप्त होता है इसी को हम नेचुरल गैस कहते हैं। इसको निकालने के लिए जब ये ड्रिल होता है, जैसे ही ये ड्रिल यहां तक पहुंचता है, यहां से गैस जो नेचुरल गैस निकलना शुरू हो जाता है और यहां पर टैप लगा होता है। जब तक प्रेशर ज्यादा होता है ये जो गैस होता है स्वतः ही अपने आप बिना किसी सक्शन पाइप के द्वारा ये अपने आप यहां से एक नेचुरल गैस निकलता है। इस नेचुरल गैस को जब हम सिलेंडर में कंप्रेस कर देते हैं, सिलेंडर के अंदर जो है कंप्रेस कर देते हैं, तो वो सीएनजी बन जाता है। देखो वही जो है सीएनजी बन जाता है। ये जो एनजी है नेचुरल गैस, और उसी को जब सिलेंडर में कंप्रेस कर दिया जाता है तो सीएनजी बन जाता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड जो है हो जाता है, तो कंप्रेस्ड होने के बाद से उसको हम सीएनजी कहने लगते हैं। तो यहां इस तरह से ये सीएनजी प्राप्त होता है। जब यहां सीएनजी मिल जाता है तो एक और यहां से ड्रिलिंग एक और बोर किया जाता है, और उस बोर को हम यहां पेट्रोलियम के पास तक करते हैं, तो इससे जो है ये गैस निकलता है और इससे हमें पेट्रोलियम प्राप्त होता है। और ये जो नेचुरल गैस होता है यह जो होता है मुख्य रूप से यह भी मीथेन का, इसमें सबसे ज्यादा मीथेन की मात्रा होती है, मीथेन होता है, और ये भी मिलियन ईयर्स एगो ये भी पहले का बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि दीज फॉसिल फ्यूल्स आर लिमिटेड इन अमाउंट। ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं इनकी मात्रा निश्चित है, इसलिए हमें इनका सो वी यूज इट जुडिशियसली, इसलिए हमें इसे होशियारी से इसका यूज करना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर ये समाप्त हो गया तो हम इसे दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स आज का वीडियो में बस इतना ही, ये चैप्टर समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।